हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना इम्यूनिटी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले पार्ट को पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ाया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के अवरोधकों के बारे में ज्ञान अर्जित किया था। देखिए, अभिग्रहित रोधक क्षमता जीवन काल के दौरान प्राप्त की जाती है। ये स्तनियों एवं पक्षियों में अधिक विकसित होती है तथा एम्फीबिया और फिशिस में अल्प विकसित होती है। उपार्जित प्रतिरोधकता को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट का निर्माण किया है। आशा है आप भी इससे लाभान्वित होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आप अपने जीवन पर्यंत में विकसित करते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया है: सक्रिय प्रतिरोधकता और निष्क्रिय प्रतिरोधकता। सक्रिय प्रतिरोधकता वह प्रतिरोधकता है जो किसी भी संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात उत्पन्न होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोधकता हम किसी रूप में बनी हुई होती है और उसको हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों ही प्रतिरोधकता को हमने प्राकृतिक और कृत्रिम रूप में बांट रखा है। आइए एक एक प्रतिरोधकता को हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक अभिग्रहित सक्रिय प्रतिरोधकता। इस प्रकार की प्रतिरोधकता पोषक में किसी रोगजनक विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे ही आपके शरीर में किसी जीवाणु या विषाणु का संक्रमण होता है तो इसको विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसे हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। जैसे ही ये प्रतिरोधकता विकसित होती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, तो एंटीबॉडीज़ के निर्माण होने के फलस्वरूप ही ये एंटीजन से मिलती है और संक्रमण को नष्ट करती है। लेकिन इस प्रकार की प्रतिरोधकता की खास बात यह है कि इसमें एक ऋणात्मक प्रावस्था भी आती है। वो ऋणात्मक प्रावस्था इसलिए आती है कि प्रारंभ में उपस्थित जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में है वो एंटीजन से क्रिया कर लेती हैं, तो उस समय पे एंटीबॉडीज़ की संख्या कम होती है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होने लगता है, इनकी मात्रा दोबारा बढ़ने लगती है। इसलिए द्वितीयक प्रतिक्रिया अधिक प्रबलता से और अधिक शीघ्रता से होती है। दूसरी बात, इस प्रकार की प्रतिरोधकता में एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी होती है, अर्थात आपको जो संक्रमण हुआ है उसकी एक मेमोरी विकसित हो जाती है और पुनः संक्रमण होने पर एंटीबॉडीज़ का निर्माण बहुत अधिक शीघ्रता से और अधिक मात्रा में होता है। इसलिए इस प्रतिरोधकता में सेकेंडरी रेस्पॉन्स सदैव शीघ्र एवं तीव्र होता है। बच्चों, अब हम दूसरी प्रकार की प्रतिरोधकता पे चलते हैं, जो कि उपार्जित है, सक्रिय है, लेकिन हम इसको कृत्रिम रूप से प्राप्त कर रहे हैं। तो कृत्रिम रूप से कैसे प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात, वैक्सीनेशन के द्वारा। टीकाकरण, आप में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि आपको बचपन में, बाल्यकाल में विभिन्न प्रकार के टीके स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे हैं। इन टीकों का क्या महत्व है? ये टीके आपको जीवन पर्यंत प्रतिरोधकता देते हैं। इन टीकों के अंदर सूक्ष्म जीवी उपस्थित होते हैं जो कि या तो दुर्बल होते हैं अथवा मृत होते हैं। लेकिन जैसे ही ये आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, आपके प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करके एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर देते हैं। और जीवन में जब भी आपको इस प्रकार का संक्रमण प्राप्त होता है तो पहले से ही उपस्थित ये एंटीबॉडीज़ उन संक्रमणों से लड़ाई करते हैं
और आपके शरीर को सदैव रोग मुक्त रखते हैं। तो ये वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब हम आते हैं पैसिव प्रतिरोधकता पे, यानी कि अक्रिय प्रतिरोधकता। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी चार्ट में समझाया था कि रोधक क्षमता को यदि बाहर से तैयार अवस्था में हम बॉडी शरीर में ग्रहण कर रहे हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है और इसमें कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन नहीं होता है। हाँ, इस प्रतिरोधकता का फ़ायदा ये है कि शरीर में पहुंचने पर क्रियाशील होने में इसको समय नहीं लगता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, अल्पकालीन होती हैं, कुछ समय पश्चात अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी टेटनस का। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, यदि हमें कहीं चोट लग जाए और उस स्थान पे रक्त बहने लगे तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। टेटनस से आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। ये टेटनस का इंजेक्शन प्रतिरोधकता लिए हुए होता है, एंटीबॉडीज़ लिए हुए होता है। तो ये अक्रिय प्रतिरोधकता हुई और जैसे ही आपके शरीर में पहुंचेगा ये टेटनस के संक्रमण से आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात इसकी प्रतिरोधकता समाप्त हो जाएगी। अगर पुनः कहीं आपको चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तो पुनः आपको टेटनस का इंजेक्शन दोबारा फिर लगवाना पड़ेगा। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब इस प्रतिरोधकता के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये प्राकृतिक भी होती है। अक्रिय तो है लेकिन प्राकृतिक भी है। कैसे? गर्भस्थ भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा माता से इस प्रकार की प्रतिरोधकता प्राप्त होती है और कोलोस्ट्रोम जो कि रिच एंटीबॉडीज़ के साथ होता है, ये भी भ्रूण नवजात शिशु को तब तक सुरक्षा प्रदान करता है जब तक कि उसका स्वयं का प्रतिरोधक तंत्र विकसित नहीं हो जाए। तो ये उदाहरण प्राकृतिक अक्रिय प्रतिरोधकता का है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि अक्रिय प्रतिरोधकता है लेकिन कृत्रिम रूप से प्राप्त हुई है। देखिए, बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज़ शरीर में प्रवेश कराई जाती है और उस प्रकार से जो कोई नॉन इम्यून पर्सन है वो उस एंटीबॉडीज़ के प्रति इम्यून हो जाता है। इस प्रकार की प्रतिरोधकता में एंटीबॉडीज़ का निर्माण इन विट्रो किया जाता है या किसी जीव के अंदर संश्लेषित एंटीबॉडीज़ को प्रवेश कराकर उस जीव को इम्यून किया जाता है एवं उससे एंटी सीरा प्राप्त किया जाता है। मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। हॉर्स को, घोड़े को हम सर्पदंश से इम्यून करवाते हैं। धीरे धीरे घोड़े में सर्पदंश के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। बाद में उसके सीरम के द्वारा हम इस एंटीवीनम को प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी सर्पदंश से ग्रसित मनुष्य को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उस एंटीवीनम को तत्काल से उस मनुष्य को दिया जाता है और उसको सर्पदंश से राहत मिल जाती है या वह सर्पदंश से बच जाता है। तो इस प्रकार आप चारों प्रकार की प्रतिरोधकता के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।